एक ऐसी रात की कहानी जिसका अंत बहुत ही भयानक मोड़ पर हुआ। तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं एक सब्सक्राइबर के भेजे हुए उस खौफनाक तजुर्बे को। ये शब्द हैं अविनाश के, एक ऐसा इंसान जिसने एक ऐसा डरावना सच सालों तक अपने सीने में दफनाए रखा जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी उसी की जुबानी है। तो बात है साल 2023 की, जगह है पूरी और मौका है रथ यात्रा का। भीड़ और गहमा-गहमी का माहौल। इसी माहौल में चार गहरे दोस्त अविनाश, प्रखर, उसकी गर्लफ्रेंड रितु और धर्म एक आम सी रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। प्लान तो आप देखिए बिल्कुल सीधा साधा था, थोड़ा खाना पीना और फिर अपने अपने घर। अविनाश को रितु को घर छोड़ना था और फिर तीनों दोस्तों को पास की ही एक बरगद के पेड़ के नीचे मिलना था। पर उन्हें क्या पता था कि ये मामूली सा प्लान एक ऐसी खौफनाक रात की शुरुआत करने वाला है जो उनकी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। रितु को तो उसने छोड़ दिया, लेकिन जब अविनाश वापस उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ा, अकेला, बस यहीं से उसका सफर एक भयानक मोड़ लेने वाला था। सोचिए दोस्तों, से बस 2 किलोमीटर पहले एकदम सुनसान सड़क पर उसकी बाइक अचानक बंद हो जाती है। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ एक मुस्लिम कब्रिस्तान और बीच में वो अकेला। भरी गर्मी की उस रात में अचानक हवा बर्फीली हो जाती है और ये कोई मामूली ठंडक नहीं थी, ये वो ठंड थी जो हड्डियों तक पहुंच जाती है। ये किसी अनहोनी का एहसास था, एक अजीब सा डर जो उसे जकड़ने लगा था। और फिर एक के बाद एक अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो फोन का नेटवर्क एकदम गायब। तभी धर्म का कॉल आता है कि वो घर जा रहा है, जिसका मतलब था कि प्रखर अब उस पेड़ के नीचे अकेला इंतजार कर रहा है। और ठीक तभी अविनाश की नजर पास की बेंच पर बैठी सफेद साड़ी वाली एक औरत पर पड़ती है, जो उठकर उसी बरगद के पेड़ की तरफ जाने लगती है। स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे उस बेंच की परछाई तो जमीन पर बन रही थी, पर अविनाश और उसकी बाइक की कोई परछाई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, जैसे वो दोनों वहां मौजूद ही ना हो। यही वो पल था जब अविनाश को ये समझ में आ गया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं है। डर के मारे अविनाश ने बाइक वहीं फेंकी और भागा। बस किसी तरह प्रखर तक पहुंचना था। वो पहुंचा भी, लेकिन जो शख्स सामने खड़ा था वो प्रखर होकर भी प्रखर नहीं था। मतलब उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं, आवाज में एक अजीब सी नरमी जो उसकी थी ही नहीं, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसके चलने पर कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। कुछ देर की भयानक खामोशी में चलने के बाद अविनाश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, प्रखर, तू ठीक तो है? जवाब आया, लेकिन वो आवाज प्रखर की नहीं थी। वो आवाज कहती है, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। और इसके बाद एक ऐसी खौफनाक हंसी गूंजती है जो उस रात की खामोशी को चीर के रख देती है। प्रखर के शरीर में जो भी था वो भागने लगता है और अविनाश, जो अपनी जान और अपने दोस्त के डर के बीच फंसा हुआ था, अंधेरे में उसका पीछा करने लगता है। अगले 15 से 20 मिनट अविनाश एक ऐसी गली में भागता रहा जिसका कोई ओर छोर नहीं था। घड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे और वो गली जाकर खत्म हुई एक शमशान घाट पर। और वहां जो उसने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। वहां उसने प्रखर को, या जो भी प्रखर के शरीर में था, उसे एक जलती हुई चिता से लाश खींचकर खाते हुए देखा। ये मंजर इतना भयानक था कि सदमे से अविनाश के नाक और गले से खून बहने लगा। जब अविनाश की आंखें खुलीं तो वो कई दिनों बाद एक अस्पताल में था। वो बच तो गया था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया था। असल में वो शैतानी साया अब उन सबकी जिंदगियों में दाखिल हो चुका था। प्रखर 1 हफ्ते बाद एक नाले में बेहोश मिला। घर आने पर उसका बर्ताव एकदम हिंसक हो गया। हार कर परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि प्रखर पर किसी मामूली चीज का नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस का साया है। मतलब एक ऐसी शक्तिशाली और बुरी आत्मा जिस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन है। और फिर उस राक्षस को निकालने के लिए तांत्रिक एक भयानक शर्त रखता है कि प्रखर को अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी। और बस यहीं से परिवार और तांत्रिक मिलकर एक घिनौनी साजिश रचते हैं, जिसमें मोहरा बनाया जाता है रितु को। मदद के बहाने बेचारी रितु को बुलाया जाता है और उस अनुष्ठान में उसकी बलि दे दी जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, प्लान और भी ज्यादा भयानक था।
उसकी आत्मा को आजाद करने के बजाय उसे जबरदस्ती प्रखर के शरीर में उस ब्रह्म राक्षस के साथ ही कैद कर दिया गया। ये जो नाकाम अनुष्ठान था, इसने तबाही को बस कुछ वक्त के लिए टाला था। जो अंत होने वाला था वो और भी ज्यादा भयानक और दुखद था। अपने दोस्तों के साथ एक आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल पर प्रखर की आवाज आती है, पर वो एक आवाज नहीं थी। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 लोग एक साथ हंसते हुए बोल रहे हों। वो कहता है, सुनो, ऋतु और वो ब्रह्म राक्षस सबको मार डालेंगे। और ये उसकी आखिरी कॉल थी। कुछ ही मिनटों बाद प्रखर अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे देता है और उसी दिन उसकी बहन बाथरूम में मृत पाई जाती है। कुल मिला के 4 जिंदगियां, प्रखर, ऋतु, प्रखर की बहन और अविनाश, जो आज भी उस रात के खौफनाक सच के बोझ के साथ जी रहा है। बहुत बाद में एक पुजारी ने खुलासा किया कि उस पहले तांत्रिक ने असल में खुद को बचाने के लिए ऋतु की बलि चढ़ाई थी। एक ऐसी गलती जिसने तबाही की एक पूरी चेन शुरू कर दी। और ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब हम ऐसी ताकतों से छेड़छाड़ करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं, तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?